हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सीखेंगे। पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के कारण ही अक्षीय स्थिति तथा जो निरक्षीय स्थिति थी, दोनों स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सीखे थे। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं, अगर वो ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। आप वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि जो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जनरल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारा डाइपोल है और ये डाइपोल के दो आवेश हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। और ये जो इसकी लंबाई है, लंबाई का ये मध्य बिंदु ओ है और ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जो वैद्युत द्विध्रुव से, या फिर ये कह दें कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से थीटा कोण बना रहा है। तब उस स्थिति में जो पी का जो पोलर कोऑर्डिनेट होगा वो होगा आर थीटा। अब ये है, हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला ये कि हम क्या करें, जैसे कि हम लोग अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में करते क्या थे कि मध्य बिंदु से दूरी दिया रहता था और हम क्या करते थे, आवेशों से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कर लेते थे। तो बहुत सारे बुक में आप लोग बुक में देखेंगे आप लोग कि वो जैसे अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति में हम दूरी ज्ञात करके क्या करते थे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते थे। ठीक वैसे भी हम सॉल्व किए हैं, लेकिन हम यहाँ पे उससे भी आसान तरीके से सॉल्व करना आपको बताएंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वेक्टर वियोजन से ये पी भी क्या है, एक सदिश राशि है। और जब सदिश राशि है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, इसके क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक में। क्योंकि इसका प्रभाव हमको यहाँ पे इस बिंदु पर ज्ञात करना है और इस बिंदु पर अगर ज्ञात करना है तो इस रेखा को हम आगे की तरफ बढ़ाते हुए लेके जाएं और ये मान लें कि ये क्या कर रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो उस स्थिति में जो पी का ये होगा, ये पी का क्षैतिज घटक हो जाएगा और क्षैतिज घटक को हम हमेशा कास थीटा के रूप में लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा। और इससे परपेंडिकुलर राइट एंगल पे जो इसका जो एक दूसरा घटक होगा उसको हम बोलेंगे ऊर्ध्वाधर घटक और वो हो जाएगा पी साइन थीटा। अब हम अगर ये देखें तो ये क्या है, एक तरह का क्या है, क्षैतिज घटक है। और क्षैतिज घटक के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है। और अगर दूसरा ये देखें हम कि ये जो P साइन थीटा है, इसको ऊर्ध्वाधर घटक मान लें, तो इसके कारण जो अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अगर E2 है तो हम इसको E1 और E2 के फॉर्म में लिख के, और दोनों का परिणामी क्योंकि एक दूसरे से कैसे हैं, ये E1 और E2 एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे और परपेंडिकुलर होंगे तो उस स्थिति में हम सदिशों का योग नियम लगा के हम ई का मान ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ पे ई क्या है, परिणामी है, जो क्या कर रही है, क्षैतिज घटक से अल्फा कोण बना रहा है। अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, माना एक द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके आवेश क्रमशः प्लस क्यू व माइनस क्यू परस्पर 2l दूरी पर स्थित हैं, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P है। द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिसके पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा है। तो हम लोग चित्र से जैसे स्पष्ट है, अगर हम क्या करें, इन दोनों लाइनों को अगर हम बंद कर लें, मतलब ढक लें, तो ये कैसे दिखेगा, ये जो बिंदु होगी तो ये और ये क्या हो जाएगा, ये द्विध्रुव हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव हो जाएगा। और उस स्थिति में जो P है वो अक्षीय स्थिति में हो जाएगा। यानी कह सकते हैं जो द्विध्रुव आघूर्ण P का जो क्षैतिज घटक है P cos थीटा वो अक्षीय स्थिति में है, जबकि जो P sin थीटा है वो निरक्षीय स्थिति में है। कैसे, अगर निरक्षीय स्थिति को देखना है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करें, इसको ढक लें और जब इसको ढकेंगे तो देखेंगे कि ये हमारा क्या है, द्विध्रुव हो गया और ये कैसी स्थिति हो गई, निरक्षीय स्थिति। या फिर ऐसे कह लें कि ये हमारा क्या हो गया, द्विध्रुव हो गया और ये इससे परपेंडिकुलर है, यानी राइट एंगल पे है। यहाँ से यहाँ तक का जब एंगल है राइट एंगल है,
समकोण है उस स्थिति में ये कैसी स्थिति हो जाएगी, निरक्षीय स्थिति। तो अब हमको जो पी कॉस थीटा है वो अक्षीय स्थिति में है, यानी अक्षीय स्थिति में, यानी पी कॉस थीटा हमारा क्षैतिज घटक हो गया और ये ऊर्ध्वाधर घटक हो गया, यानी ये हमारी निरक्षीय स्थिति में हो गया और ये हमारा अक्षीय स्थिति में हो गया। अब हमको अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करके परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या करना है, ज्ञात कर लेना है। ये जो बिंदु P है इसकी विशेषता ये है कि जो हम लोग क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक ले रहे थे वो केवल किसी प्लेन में हो रहा था, जबकि ये स्पेस में हो सकता है, यानी हर जगह पे थीटा हमारा 0 से 360 हो सकता है और आर हमारा जितना चाहे उतना हो सकता है, यानी इसमें दूरी भी है और ये स्पेस में हर जगह क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। यानी अगर हम देखें तो ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, मतलब हर जगह क्या 360 पे कहीं पे भी हो सकता है, जबकि हम आर अपनी आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, किसी दूरी पर ले सकते हैं। तो इस बिंदु P की जो खासियत है वो ये है कि यह स्पेस में हर जगह हो सकता है और इसीलिए हमने ये जो बिंदु है इसको हम जनरल पॉइंट बोले हैं। अब हम जानते हैं कि अभी अक्षीय स्थिति में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि अक्षीय स्थिति में जो होता है E = 1/4πε0 2p/r³ होता है, और चूंकि ये क्या है, P का क्षैतिज घटक है इसलिए हमने इसके साथ क्या लगा दिया, cos थीटा। तब उस स्थिति में हम लिख सकते हैं कि जो E1 की वैल्यू क्या है, वो E1 है क्षैतिज स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2p/r³ इंटू cos थीटा। ऐसे ही निरक्षीय स्थिति देखें हम तो निरक्षीय स्थिति में हो जाएगा E2 बराबर 1/4πε0 p sin θ/r³, क्योंकि निरक्षीय स्थिति में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो E2 होता है वो 1/4πε0 p/r³ होता है। तो चूंकि ये क्या है, इसका ऊर्ध्वाधर घटक है इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, sin थीटा। ये क्षैतिज घटक है और ये ऊर्ध्वाधर घटक। अगर अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें तो हम जानते हैं कि सदिश योग नियम से जो मैथमेटिकल मेथड जो होता है, यानी गणितीय विधि होती है या समांतर चतुर्भुज विधि जिसको बोलते हैं, तो समांतर चतुर्भुज विधि से सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज विधि से E बराबर यानी R बराबर जो होता था उसको हमने क्या परिणामी E माना है। तो E बराबर हो जाएगा करडी में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2, और E1 और E2 के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्षैतिज घटक और ये ऊर्ध्वाधर घटक है, मतलब ये अगर x एक्सिस है तो ये y एक्सिस है, और उस स्थिति में जो x और y के बीच का जो एंगल होता है उसको हम 90 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90। और जब से cos थीटा 90 की वैल्यू रखेंगे तो ये पूरा जो मान है 2E1 E2 cos 90 ये पूरा 0 हो जाएगा। और तब जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हो जाएगी E बराबर करडी में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। अब हम E1 E2 का मान रख के सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 1 और 2 से E बराबर लिख सकते हैं हम, E1 का मान हमने रख दिया 1/4πε0 2p cos θ/r³ का स्क्वायर प्लस E2 का मान रख दिया हमने 1/4πε0 p sin θ/r³ का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1/4πε0 p/r³, 1/4πε0 p/r³, यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है और दोनों का स्क्वायर है, इसलिए इसको बाहर निकाल देंगे, वर्गमूल इसका हो जाएगा 1/4πε0 p/r³ और ब्रैकेट में केवल बच जाएगा 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस sin थीटा का स्क्वायर। और जब हम वर्ग करेंगे 2 cos थीटा का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, और sin थीटा का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। और हम थोड़ा सा आगे लिखें, इसको और सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं E बराबर 1/4πε0 p/r³ और हम 4 cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 - cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा में से एक बार cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और उस स्थिति में E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 p/r³ और ब्रैकेट में हो जाएगा करडी 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये cos स्क्वायर के रूप में क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा के रूप में या cos थीटा के रूप में
परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई बिंदु P पर, या अगर उसी को हम साइन के रूप में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं E बराबर 1/4πε0 P/r³ और ये 1 है और इसको हम लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा को 3 + 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, और उस स्थिति में +1 और +3 मिलकर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम चाहे इतना लिखें या चाहे इतना लिखें, दोनों ही क्या है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी व्यापक बिंदु पर या बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो एक चीज़ हमने देखा कि जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यानी व्यापक बिंदु पर, वो थीटा को बैरिज करके हम स्पेस में जिस जगह पे चाहें वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। जबकि अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में किसी प्लेन में ही हम क्या कर रहे थे, ज्ञात कर रहे थे। तो ये तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र का परिमाण हो गया। अब हम उसकी दिशा ज्ञात करना चाहें तो दिशा ज्ञात करने के लिए फिर से एक बार हम लोग समांतर चतुर्भुज नियम, बलों का समांतर चतुर्भुज नियम या सदिशों का समांतर चतुर्भुज नियम से क्या करेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा ज्ञात करेंगे। जो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है E बराबर 1/4πε0 P/r³ इन ब्रैकेट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, इसको हमने समीकरण 3 बना लिया। हम अपनी सुविधा के लिए हम जो साइन थीटा आया था 4 - 3 साइन स्क्वायर थीटा, उसको भी हम बना सकते थे। फिलहाल हमने इसको क्या किया, समीकरण 3 बना लिया। और हम इसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए जो बिंदु P पर था, P पर हम जो डायग्राम था कुछ ऐसे बना लें। ये हमारा क्षैतिज घटक था, क्षैतिज घटक के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, और ये ऊर्ध्वाधर घटक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। और ये इन दोनों का परिणामी अगर क्या था, क्षैतिज घटक से अल्फा कोण बनाते हुए था। तो हम यहाँ से अगर tan अल्फा निकाले तो tan अल्फा बराबर tan थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ये लंब का काम करेगा, तो लंब के लिए हम क्या करें, इसको मिला दें तो ये ऐसे बन जाएगा। तो जितनी लंबाई इसकी E2 की होगी उतना ये भी होगा। तो उस स्थिति में जो लंब होगा हमारा वो E2 हो जाएगा और जो आधार होगा वो हमारा E1 हो जाएगा। अगर E2 और E1 का मान रख दें तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा 1/4πε0 P sin थीटा बटे r³ और टोटल का बटा 1/4πε0 2P cos थीटा बटे r³। 1/4πε0 कैंसिल हो गया, P से P कैंसिल हो गया और नीचे r³ से ये r³ कैंसिल हो गया, बचा क्या, sin थीटा बटे 2 cos थीटा। और sin थीटा बटे cos थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि जो tan अल्फा है वो क्या होगा, 1/2 tan थीटा के बराबर होगा। और जब tan थीटा के बराबर होगा तो हमको चाहिए केवल थीटा का मान, यानी उसका झुकाव क्षैतिज से वो कितने का कोण बनाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अल्फा का मान निकालेंगे। तो अल्फा बराबर हो जाएगा, ये आएगा tan इधर तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। तो ये क्या हो गया, परिणामी क्षैतिज से परिणामी की दिशा हो गई। अगर हम इसको ऊर्ध्वाधर से निकालना चाहे तो क्या करेंगे, 90 माइनस अल्फा कर लेंगे। तो 90 माइनस अल्फा जब करेंगे तो E2 से क्या हो जाएगा, परिणामी की दिशा हो जाएगी। जबकि अगर हम केवल अल्फा का मान निकालेंगे तो अल्फा का मान निकालने से E1 की दिशा से क्या होगा, परिणामी की दिशा हो जाएगी। समीकरण 3 से हम किसी भी स्थिति में स्पेस में कहीं भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर ले लें हम, अगर क्या करें, हम थीटा का मान 0 कर दें तो क्षैतिज स्थिति में यानी अक्षीय स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, जब जो कि हमें ज्ञात है। और अगर हम क्या करें, थीटा का मान 90 डिग्री रख दें तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, निरक्षीय स्थिति में परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण ज्ञात कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोग ज्ञात किए हैं। तो आइए इस इक्वेशन को हम वेरीफाई करने के लिए हम दो केस जो हमें पहले से पता है अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होती है उसको देख लेते हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये इक्वेशन वैलिड है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे थीटा का मान कम करते जाएं और एक समय ऐसा हो जाए कि जब थीटा का मान 0 हो जाएगा, जब 0 हो जाएगा तो हम लोग जो द्विध्रुव है द्विध्रुव के अक्ष पे चले जाएंगे। और जब अक्ष पे चले जाएंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अक्षीय स्थिति या अक्षीय स्थिति बोलते हैं। और उस स्थिति में हम कह सकते हैं जो केस फर्स्ट है उसको हम कहेंगे कि यदि थीटा का मान हम 0 ले लें तो जब काश थीटा 0 रखेंगे तो काश थीटा कितना हो जाएगा, काश थीटा का मान
एक हो जाएगा, और जब उसका स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर एक ही होगा, और उस स्थिति में ई का जो वैल्यू होगी 1/4πε0p/r³ और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + 3 इंटू कॉस स्क्वायर 0 और कॉस 0 का मान 1, और जब एक पे रख देंगे और 3 से गुणा कर देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 4, और 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा ई बराबर 1/4πε0p/r³ इंटू 2, ये क्या है 1 + 3 यानी 4 का क्या है वर्गमूल है, और तब हमारा जो फाइनल जो इक्वेशन निकल के आएगा ई बराबर 1/4πε0 और ये हम लोग जानते भी हैं कि यही परिमाण किस पे आया था, जब हम लोग 36 अलग अलग सिचुएशन में निकाले थे, यानी 36 स्थिति में, या फिर कह सकते हैं 36 न कह के हम उसको अक्षीय स्थिति में कहें तो ज़्यादा बेटर होगा। अक्षीय स्थिति में हम लोग जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ई बराबर 1/4πε0 आया था, और यहाँ पे भी उतना ही आया। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये पूरी तरीके से क्या करता है, इसको सेटिस्फाई करता है। अब इसको हम क्या करें, थीटा का मान अगर 90 अंश रख दें तो 90 अंश रखने के साथ हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन आ रही है, ताकि उसको देख लेते हैं। केस सेकंड ले अगर कंडीशन अगर दूसरा स्थिति लें तो हम क्या करें, थीटा का मान बढ़ाते बढ़ाते कितने तक बढ़ा दें, अगर 90 कर दें, यानी थीटा का मान अगर 90 अंश कर दिया जाए तो उस स्थिति में जो होगा उसको हम ऊर्ध्वाधर बोलेंगे, या ऊर्ध्वाधर न करके अगर निरक्षीय स्थिति कहें तो ज़्यादा बेटर है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं निरक्षीय स्थिति में, तो ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0p/r³ और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + 3 इंटू कास स्क्वायर 90 डिग्री, और कास 90 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 0 होता है, तो कास 90 अंश का मान 0 होता है, तो 0 का वर्ग करेंगे 0 होगा, 0 से 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तब हमारा ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0p/r³, और एक का जब वर्गमूल निकालेंगे तो एक का वर्गमूल कितना होता है एक ही होता है, तब हमारा जो ई का मान है वो ऐसे भी लिखा जा सकता है ई बराबर 1/4πε0p/r³। और यहाँ पे हमने देखा कि निरक्षीय स्थिति में हम अलग से जब निरक्षीय स्थिति पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी जो ई की वैल्यू थी वो 1/4πε0p/r³ आया था। अब हमने देखा कि जो निरक्षीय स्थिति के लिए भी क्या है, ये जो हमारा इक्वेशन 3 है वो ट्रू है, वैलिड है, और निरक्षीय स्थिति यानी दूसरे कंडीशन में भी निरक्षीय स्थिति भी ले रहे हैं तो वो भी क्या है ट्रू है। जब दोनों स्थितियों में ट्रू है तो इसका मतलब वो किसी भी सिचुएशन में किसी भी दूरी पर वो क्या होगा, सही होगा। एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और व्यापक स्थिति में कि जो व्यापक स्थिति है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हमको एक बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि अक्षीय स्थिति में या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण ज्ञात कीजिए, और हमें न तो अक्षीय स्थिति याद आ रहा है और न ही निरक्षीय स्थिति। अगर केवल हमें व्यापक स्थिति पता हो तो हम थीटा का मान बैरिज करके 0 अंश रख के, थीटा बराबर 0 अंश रख के हम लोग निरक्षीय स्थिति निकाल सकते हैं, अक्षीय स्थिति निकाल सकते हैं, और थीटा का मान 90 डिग्री रख के हम निरक्षीय स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग व्यापक स्थिति को अच्छे से पढ़ लें। अब हम ये देखेंगे कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है और उसमें अगर क्या करें, हम कोई द्विध्रुव आघूर्ण को लेके जाएं तो आवेश है और वहाँ पे क्या है एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या लगेगा, एक बल लगेगा। अब उस बल को पढ़ना है, और 2 आवेश हैं उस, अगर वैद्युत द्विध्रुव है तो उसमें 2 आवेश होंगे, और 2 आवेश होंगे तो इसका मतलब उसमें 2 बल लगेगा। दोनों आवेशों के परिमाण क्या है, समान, लेकिन जो उनका नेचर है विपरीत है। इसका मतलब बल भी समान लगेगा लेकिन उनकी दिशा जो होगी वो विपरीत होगी, और विपरीत होगी तो उस स्थिति में उस पर एक बल आघूर्ण लगेगा। तो हम अब पढ़ेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। फोर्स एंड टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने माना ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया है, और ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है जिसके 2 आवेश, ये +q और ये -q है, और दोनों की जो ये वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है वो 2l है, और जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है। अगर हम इस पे बल की बात करें तो
इस आवेश पर एक बल मान लीजिए F1 लग रहा है, तो F1 की दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि प्लस आवेश है तो प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत बल की दिशा होगी वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, जबकि जो माइनस क्यू आवेश है तो माइनस क्यू आवेश पे जो बल होगा वो उस बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। क्योंकि देखें दोनों आवेश समान है और एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसलिए जो F1 और F2 यानी दोनों बलों का जो परिमाण होगा वो समान होगा, लेकिन दोनों की दिशा कैसी है, विपरीत है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो ये डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस पे जो परिणामी बल है, परिणामी बल का मान शून्य है। इसका मतलब इस पे कोई भी बल प्रभावी नहीं है, और जब कोई भी बल प्रभावी नहीं है तो उस स्थिति में यह लीनियर मोशन नहीं कर सकता, मतलब ये ना तो इधर जा सकता है और न ही ऐसे। और जब ये दोनों ऐसे नहीं जाएंगे तो ये दोनों बल मिलके, क्योंकि दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग है और इसलिए दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण यह एक बल युग्म का फॉर्मेशन करते हैं, और जिसके कारण एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। अगर हम लैंग्वेज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, माना द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू वो उनकी लंबाई 2l है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखे गए हैं, और वैद्युत क्षेत्र से जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो थीटा कोण बना रहा हो, तो दोनों आवेशों पर लगने वाला बल परिमाण में समान और उसका परिमाण कितना होगा QE, परंतु दिशा में विपरीत होंगे, अतः द्विध्रुव पर परिणामी बल शून्य होगा। और जब परिणामी बल शून्य होगा तो इसका लीनियर मोशन नहीं होगा, और जब लीनियर मोशन नहीं होगा तो दोनों बलों का परिमाण समान लेकिन क्रिया रेखा क्या है, अलग अलग है। और ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, वो एक बलयुग्म का फॉर्मेशन करते हैं, और जब वो बलयुग्म करता क्या है, इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करेगा, और जब प्रयत्न करेगा तो उसके कारण उसमें बलयुग्म का आघूर्ण उत्पन्न होता है। और वो आघूर्ण किसके बराबर होगा, तो वो जो बलयुग्म का आघूर्ण हो गया, प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण होगा, वो क्या होगा, इसमें से एक बल और दोनों आवेशों के बीच की जो दोनों आवेशों के बीच की जो बलों की जो क्रिया रेखा है, क्रिया रेखा की जो लंबाई है उस पे क्या करेगा, निर्भर करता है। देख सकते हैं हम, प्रत्यानयन बलयुग्म का जो बलयुग्म होगा वो एक बल का परिमाण गुणे दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो ये देखिए एक बल इधर काम कर रहा है, दूसरा बल इधर काम कर रहा है, तो ये इसकी क्रिया रेखा हो गई और ये दूसरे बल की क्रिया रेखा हो गई, और ये बीच की जो लंबवत दूरी होगी वो AC होगी, और AC और ये थीटा है, तो उस स्थिति में जो ये AC होगा वो क्या होगा, लंब बटे कर्ण के अनुपात से, यानी साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जो AC की जो लंबाई होगी 12 साइन थीटा के बराबर होगा। और जब मान रखेंगे तो प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टाउ बराबर हो जाएगा जो बल है, बल का परिमाण QE है गुणे AC, और AC का जब मान रखेंगे, AC का मान रखेंगे हम 2l साइन थीटा, और यहाँ से अगर हम क्या करें, 2l इंटू क्यू को एक पास लिख दें तो बचेगा E इंटू साइन थीटा, और Q इंटू 2l को हम लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये हो जाएगा टाउ बराबर PE साइन थीटा, यही हमने लिख दिया है कि ये जो टाउ का मान है वो PE साइन थीटा के बराबर होगा। हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक क्या है, सदिश राशि है। यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि जो ये प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण है या जो बल आघूर्ण है वो PE साइन थीटा, यानी P भी एक तरह से क्या है, नियत है, E का मान भी क्या है, नियत है। इसका मतलब जो टाउ है किस पे निर्भर कर रहा है, साइन थीटा के मान पे निर्भर करता है, और थीटा का मान हम जानते हैं कि 0 से क्या होता है, बढ़ता है और 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। इसका मतलब जो टाउ का मैक्सिमम मान होगा वो 90 डिग्री पे होगा। और जैसे कि ये सदिश राशि है तो अगर इसके हम वेक्टर फॉर्म को लिखें तो हम लिख सकते हैं कि टाउ इक्वल टू, लिख सकते हैं टाउ बराबर वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। तो ये क्या होगा, प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण या बल आघूर्ण का सदिश रूप होगा। और यहाँ से टाउ मैक्स बराबर लिख सकते हैं PE साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री पे क्या होगा, टाउ का मान मैक्सिमम होगा, और जो मैक्सिमम होगा तो टाउ मैक्स इक्वल टू हो जाएगा PE, या यहाँ से हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर लिख सकते हैं टाउ मैक्स अपान E। और अगर यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अगर हम परिभाषित करें तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे गणितीय रूप से परिभाषित करना हो तो जो हर होता है उसको हम एकांक मान लेते हैं, और उस स्थिति में E का जो मान रखेंगे हम, अगर 1 न्यूटन पर कूलम्ब कर लें तो उस स्थिति में हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कुछ ऐसे परिभाषित करेंगे, किसी द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण संख्यात्मक रूप से उस बल युग्म के बराबर होता है
जो 1 न्यूटन पर कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करता है। तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कर सकते हैं।